इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो अब क्लास 11th का पहला लेसन है हॉर्नबिल बुक का प्रोज का। उसका हम 4th पार्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो 3 पार्ट देख चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम जो ये वीडियो बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ड मीनिंग की, फिर हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। तो वर्ड मीनिंग जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं हम बट दैट वॉज से लेके इनटू द डस्टबिन। ये लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और इस पर कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। ये वर्ड मीनिंग अगर आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो, और चाहो तो आप बस ऐसे देख के याद कर सकते हो। फिर हम चलेंगे एक्सप्लेनेशन पे। तो अगर आपके पास बुक है प्रोज 11th का तो खोल लीजिएगा। अब चलते हैं वर्ड मीनिंग देखते हैं। लिखा है केम बैक, मतलब वापस आया। क्लैप्स मतलब लगा हुआ, कोई चीज़ लगी हुई होती है उसको हम क्लैप्स बोलते हैं। कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग हो सकता है यहाँ पे कुछ और है और चैप्टर में कुछ और होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि एक वर्ड की मीनिंग कई सारी होती हैं। तो नॉर्मल वर्ड के हिसाब से मैंने मीनिंग लिखा है, हो सकता है किताब के हिसाब से थोड़ी वर्ड मीनिंग बदल जाए। तो लिखा है क्लैप्स मतलब लगा हुआ, रिसाइटिंग मतलब पाठ, मतलब जो हम बार बार पढ़ते हैं ना, खासकर जो हम बोल सकते हैं जो साधु लोग या जो बूढ़े लोग होते हैं जो प्रार्थना करते रहते हैं तो एक ही बात बार बार पढ़ते रहते हैं। जैसे हम लोग ओम 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 बोलते हैं ना, तो रिसाइट करते हैं बार बार, उसको पाठ दोहराते रहते हैं। तो रिसाइटिंग मतलब दोहराना भी होता है। फिर मोमेंट्स मतलब लम्हे, स्पैरो मतलब गौरैया, चिड़िया भी हो सकती हैं। फेड मतलब तंग, लिखा है फ्रेवलेस, फ्रेवलेस मतलब कोई सी बहुत तुच्छ, बहुत छोटी। रिबक्स, रिबक्स मतलब फटकारते हुए, डांटते हुए। केम ओवर मतलब किसी चीज़ के आगे आना, तो बोलते हैं ना अरे ये बीमारी से आ गया, अर्थात बीमारी को पार करके आ गया। तो केम ओवर मतलब होता है किसी चीज़ को पार करके आना, तो वही है। प्रे मतलब प्रार्थना। कलेक्टेड मतलब किसी चीज़ को जुटाया, इकट्ठा किया। नेबरहुड आस पड़ोस। सेवरल मतलब अनेक या कई सारे, उनको हम सेवरल कह सकते हैं। थम्ड यानी कि लात मारना, लात मारा या लात मारना। सैगिंग, सैगिंग मतलब कम करना या सिकुड़ना, ये बोल सकते हो आप। फिर लिखा है क्या लिखा है डाइलेपिटेटेड, क्या फिर से पढ़ा मैं, डाइलेपिटेटेड बोलते हैं इसको। डाइलेपिटेटेड ड्रम यानी टूटा फूटा। और ड्रम का पता ही आपको, ड्रम मतलब क्या होता है, ढोल होता है, तो टूटा फूटा ढोल। होम कमिंग घर वापसी। परस्यूड, परस्यूड मतलब किसी चीज़ को अग्री करना, मान लेना, राजी हो जाना। अवॉइड टालना मतलब होता है। ओवर स्ट्रेनिंग ज़्यादा तनाव। ट्रेनिंग मतलब तनाव होता है, ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ज़्यादा तनाव। ज़्यादा तनाव मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा ज़्यादा तनाव। वॉरियर मतलब योद्धा। माइल्ड फीवर मतलब हल्का फीवर, बोलते हैं मुझे बहुत हल्का फीवर है, ठीक है मैं ठीक हूँ, तो माइल्ड फीवर कहते हैं इसको इंग्लिश में। डिफरेंटली मतलब अलग ढंग से। ओमिटेड मतलब लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना या मना हो जाना। वेस्ट मतलब बेकार। वॉकिंग मतलब बात कर रहे, सॉरी टॉकिंग मतलब होता है बात कर रहे थे। प्रोटेस्टेड विरोध किया। इग्नोर्ड अवहेलना करना, मतलब उसको नज़रअंदाज करना। ले मतलब लेज भी होता है। को जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उनको मनका कहते हैं, बीट्स। सस्पेक्ट मतलब था संदिग्ध। लाइफलेस निर्जीव। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। पैलर मतलब पीला पड़ जाना। ऐसे कई लोग जो मर जाते हैं तो बोलते हैं ना इसका बॉडी पूरा पीला पड़ गया, तो वही पैलर मतलब होता है पीला, पीलापन। स्प्रेड मतलब फैलाव। लिफ्टेड हर ऑफ उसे उठा लिया। लिफ्टेड हर ऑफ, ये इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उठा लिया। तो हर लिखा यानी महिला को, अर्थात उसे उठा लिया। कस्टोमरी, सॉरी कस्टोमेरी, कस्टोमेरी मतलब प्रथागत, यानी कोई चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है तो उसको बोलते हैं कस्टोमेरी। फिर लेड मतलब किसी चीज़ को रखी या रखा। श्राउड मतलब कफन, कफन जानते हो ना, कोई मर जाता है तो कफन उड़ाते हैं, तो वो। मॉर्निंग मतलब इसको बोलते हैं मॉर्निंग, भाई मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है मॉर्निंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तो मॉर्निंग भी आप बोल सकते हैं। मॉर्निंग मतलब शोक, खासकर मरने के बाद जो लोग दुख दुख प्रकट करते हैं उसको मॉर्निंग कहते हैं। अरेंजमेंट व्यवस्था। फिनरल मतलब अंतिम संस्कार। क्रड, क्रड मतलब होता है अशिष्ट।
स्ट्रेचर जानते हो ना, जिसपे बिछाया जाता है लोगों को, खासकर पेशेंट को। देखते हो हॉस्पिटल में स्ट्रेचर होता है, इसको सिविका भी कहते हैं। फिर लिखा है क्रिमेटेड मतलब किसी का अंतिम संस्कार कर दिया। और फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार, और क्रिमेटेड मतलब होता है अंतिम संस्कार कर दिया या किया। ब्लेज मतलब ज्वाला, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, स्टिफ मतलब कठोर, रैप्ड मतलब लपेटा हुआ, किसी को लपेटा हुआ। रैपर होता है ना, देखते हो कि हर टॉफी का रैपर होता है, तो उसी से बना हुआ है रैप्ड, यानी लपेटा हुआ। फिर स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। चिरुपिंग मतलब झकारना, किसी चीज़ को झकार देना, मना कर देना। फेचर मतलब पता ही है, फेचर मतलब वही होता है लेटा हुआ, मतलब कोई बेड जैसा चीज़ होता है उसको। ले जाना या ले लिया। कॉर्प्स बोलते हैं, सो कॉर्प्स मतलब लाश को क्या कहते हैं, कॉर्प्स। क्वाइटली मतलब चुपचाप, एकदम आराम से। स्वीपर मतलब सफाई वाला या सफाई करने वाला। क्रम्स टुकड़ों या टुकड़े। और डस्टबिन तो पता ही है आपको, कचरे का डिब्बा। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी हम जो पढ़ेंगे पैराग्राफ, तो ये सब वर्ड आएंगे। तो बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पैराग्राफ वाला पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बट से। नाइन्थ वाला जो पैराग्राफ है, हमें वहाँ से पढ़ना है। तो आपको मैं ये बता दूं कि इससे पहले की स्टोरी थोड़ी सी हल्की बता दे रहा हूँ, अगर आपने वीडियो या देखा है और याद नहीं है आपको, तो नहीं देखा है और आपको पता नहीं है तो इसमें क्या होता है, जो राइटर होते हैं वो विदेश चले जाते हैं, तो अपनी दादी को जो वो मिलते हैं आखिरी बार, तो उनको लगता है कि वो शायद आखिरी बार है कि वो अपनी दादी से मिल रहे हैं। शारीरिक टच कर, मतलब उन्होंने जब गले लिए लगाया होगा या चूमा था, तो राइटर को लगा कि भाई ये शायद मेरी और दादी की आखिरी मुलाकात है। उसके आगे एक स्टोरी है, 9 पैराग्राफ। बट दैट वॉज नॉट सो, पर वो वैसा नहीं था। अर्थात तो उन्होंने सोचा था कि भाई दादी तो हो सकता है तब तक मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो मरी नहीं थी। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर आया। एंड सी एंड वॉज मेट बाई हर, और उनके द्वारा मिला, अर्थात उनसे मिला। एट द स्टेशन पे मैं उनसे मिला। तो ऐसा नहीं था कि वो मर गई थी जैसा मैं सोच रहा था, ऐसा नहीं, वो जिंदा थी। और मैं 5 साल बाद जब वापस आया तो मैं उनसे स्टेशन थी, या और ज़्यादा उम्र दराज नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म, क्लास मतलब यहाँ मतलब है कि चिपका लेना, या एक होता है कि हम लोग गले मिलते हैं तो एकदम चिपका लेते हैं, अपने किसी जूनियर को मिलते हैं, तो वैसे ही लिखा है कि शी हैड नो टाइम फॉर वर्ड, अभी भी उनके पास कोई शब्द नहीं था, जैसा पिछली बार की तरह उनके पास अभी भी कोई शब्द नहीं था, वो मुझसे मतलब बात नहीं की एक तरीके से। एंड वाइल शी क्लैप मी इन हर आर्म, जब उन्होंने मुझे अपने आर्म यानी अपने बाहों में लिया, जकड़ा या बोल सकते हो जब उन्होंने चिपकाया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं सुन सकता था उनके उनकी प्रार्थना को जब वो रिसाइट कर रही थी, मतलब बार बार जो दोहरा रही थी, तो जो प्रार्थना वो दोहराई थी वो मैं सुन सकता था जब उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया। इसका मतलब सिंपल ये समझिए। फिर लिखा इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जो पहले दिन जो मेरे अराइवल मेरे पहुँचने का था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज, जो उनका सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट सबसे खुशनुमा पल होता था, वर विद हर स्पैरो, वो था उनके स्पैरो के साथ, मतलब जो उनकी चिड़ियाँ जो आती थी दाना खाने, वो उनके साथ, वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। नॉर्मली क्या होता है जब कोई घर वाला आता है, खासकर दादी लोग के लिए पोते और पोतियाँ बहुत फेवर होते हैं, तो जब वो आते हैं तो मिलते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन अराइवल के दिन जब वो वहाँ पहुँच गया राइटर, उसके बावजूद जो दादी का सबसे खुशनुमा पल था वो था चिड़ियों के साथ। होम शी फेड लॉन्गर, जहाँ वो ज़्यादा समय तक, जैसे पहले जितना समय देती थी उससे ज़्यादा समय वो अब इन लोगों को देने लगी। देखिए मैंने फेड का मीनिंग जब पहले आपको वर्ड मीनिंग बताया थोड़ा अलग होता है, यहाँ देखिए अलग है। फीड का सेकेंड फॉर्म हो गया है ये, और इसका मतलब होता है फेड मतलब होता है चारा देना या एक तरीके से खाना देना। तो
तो एक तरीके से वही जो मैं बता रहा हूँ चारा परोसती थी बोल सकते हो। एंड विथ फ्रेवलियस रिबॉक, फ्रेवलियस मतलब फ्रेवलियस मतलब बहुत ज़्यादा शानदार तरीका है, बहुत ही ज़्यादा खुलकर, और रिबॉक मतलब होता है हंसना, मतलब फूट फूट कर हंसना। तो बहुत खुलकर वो हंस हंस के वो उस समय चिड़ियों को दाना दे रही थी। मैं फिर समझा रहा हूँ लास्ट लाइन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज, जो उनका सबसे खुशनुमा पल था मेरे पहुँचने के बाद, पहुँचने वाले दिन भी वो था वो चिड़ियों के समय जब वो उनको खिला रही थी सॉरी, जब उनको वो खिला रही थी, और अब वो ज़्यादा समय तक खिलाती थी कंपेयर देन पहले से। एंड विथ फ्रीवलेस रिबक, और वो बहुत ज़्यादा खुल कर हंस कर वो खिला रही थी। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं 5 वर्ष बाद घर वापस आया तथा उन्हें स्टेशन पर मिला। वे एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया तथा मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना, मतलब सुन सकता था। ये एक देखिए, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हिंदी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, हाँ ध्यान दीजिएगा। मेरे वापस आने के पहले दिन भी उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीता, जिन्हें वे पहले से अधिक देर तक खिलाती रहीं, मतलब जैसा पहले खिलाती तो उससे ज़्यादा ही वो खिलाती रही उस दिन, तथा हंसी से फटकाराती रहीं और खुशी मारे वो हंसती रहीं। अब देखिए आगे क्या लिखा है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके अंदर एक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन किया? शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। देखिए वुमेन लिखा, वीमेन बोलते हैं, तो वीमेन में ये प्लूरल वुमेन है, यानी कि बहुवचन है। तो उन्होंने कई सारे आस पड़ोस के महिलाओं को उन्होंने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना ड्रम, पुराना ढोलक लिया और उसको बजाने लगी, है ना, स्टार्टेड टू सिंग, और उसको बजाकर गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपेटेड ड्रम। तो वो जो देखो सैगिंग स्किन मतलब ये समझो आप, वो जो ड्रम का जो स्किन था, ड्रम का जो नॉर्मली जो ड्रम का जो ऊपरी सतह होता है जहाँ पे आप बजाते हो, वो जो ढोलक था, ढोलक का जो ऊपरी सतह होता है जहाँ पे आप हाथ लगा के बजाते हो तो बजता है, वो स्क्रीन को वो क्या कर रही थी, बार बार क्या कर रही थी, वो बार बार थम्ड कर रही थी, मतलब बार बार उसको मार रही थी अपने हाथ से या पैर से, दोनों हो सकता है। थम्ब मतलब ये होता है हर किसी को, खासकर ढोलक या किसी इंस्ट्रूमेंट को, उपकरण को एक तरीके से बोल सकते हैं दबाना, चाहे वो पैर से चाहे हाथ से। तो वो हाँ, वो उस शाम काफ़ी समय तक, काफ़ी घंटों तक वो उस स्किन मतलब वो जो डेलिपेटेड ड्रम यानी कि जो पुराना ड्रम था, उसको चमड़े को अर्थात उसके लेयर को जहाँ पे वो बसता है उसको बार बार बजा रही थी अपने हाथ से या बोल सकते हो पैर से। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और गा रही, उन्होंने कौन सा गाना गाया, उन्होंने गाया घर वापसी। योद्धा जब घर वापसी आते तो गाना गाया जाता है, लोग खुशी के मारे गाना गाते, तो वो गाना वो गा रही थी उस ढोलक को बजा बजा कर। और ढोलक के किसको बजा रही थी, द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपेटेड ड्रम, मतलब वही पुराने ड्रम जो था, ढोलक था, उसके ऊपरी सतह को जो थोड़ा होम कमिंग ऑफ वॉरियर मतलब वापस जब आते हैं योद्धा लड़ाई लड़कर, तो उस समय जो संगीत होता है वो संगीत वो गाई। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा दबाना या ज़्यादा तनाव देना। तो ढोलक को भी ज़्यादा दबाओगे, ज़्यादा तनाव दोगे तो वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वही लिखा है, वी हैड टू परस्यूड हर, हमें उन्हें मनाना पड़ा, टू स्टॉप रुकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ढोलक को काफ़ी समय तक अगर आप बजाते रहोगे, उसको ठीक से मतलब जोर जोर से बजाने लगोगे तो वो ढोलक खराब हो जाता है। तो वही लिखा है, हमें उन्हें मनाना पड़ा ढोलक को ज़्यादा तेज़ न बजाने के लिए, ऐसे बोल सकते हो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये पहला समय था सिंस, जब से मैं उनको जानता था, यानी बचपन से, जब वो और
दादी गांव रहती थी तब से बोल रहा है कि तब से मैं पहली बार मैंने देखा कि दादी ने कोई प्रार्थना नहीं किया। दादी शी डिड नॉट प्रे, दादी ने प्रार्थना नहीं किया, तो वो पहली बार राइटर ने देखा। हिंदी अनुवाद देखते हैं, लिखा है शाम के समय उनमें परिवर्तन हुआ, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया तथा एक पुरानी ढोलक लेकर गाना शुरू किया। वे कई घंटों तक उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं और वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रहीं। हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने, वही ओवर स्ट्रेनिंग मतलब वही है, अधिक जोर, तो अधिक जोर न मारने के लिए राजी करना पड़ा। यह पहला अवसर था जब से मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। मतलब जब से वो दादी को जानने लगा जो राइटर है, तब से पहली बार था कि दादी ने कोई प्रार्थना नहीं किया। फिर देखते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन वो क्या हो गई, बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, वो जो बुखार था वो कैसा था फीवर, वो थोड़ा हल्का फीवर था, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और जो डॉक्टर थे उन्होंने हमें बताया, इट वुड गो, ये चला जाएगा, यानी कि जो बुखार है वो कुछ समय बाद चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर जो मेरी दादी थी उन्होंने दूसरे तरीके से सोचा। क्या सोचा, आगे लिखा है, शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, क्यों जो उनका अंत है वो नज़दीक है, अर्थात वो मरने वाली हैं। क्योंकि नॉर्मली जो बूढ़े लोग होते हैं जो वो मरने लगते हैं तो वो एक दो घंटे पहले या आधे घंटे पहले उनको एहसास होने लगता है कि भाई तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनको एहसास हो जाता है कि वो मरने वाले हैं। तो वही लिखा है, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उनको लग रहा था कि उनका अंत नज़दीक है। शी सेड दैट, तब उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज of the last chapter of her life she had omitted to pray, वो लिखा है since only a few hours before the close of the last chapter of her life, जब उनका आखिरी उनके जीवन का आखिरी पाठ यानी आखिरी चैप्टर बोलते हैं ना, जीवन एक किताब है तो हर समय हर अलग अलग पाठ हम पढ़ते हैं, तो जो बुढ़ापा होता है आखिरी पाठ आखिरी चैप्टर होता है। तो जीवन का जो आखिरी चैप्टर उनका बुढ़ापा है वो जब बीत रहा था, आखिरी उसका एकदम आखिरी अंत आ गया, तो उस समय सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर, इसमें सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे, द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर, मतलब जो जीवन का जो आखिरी पन्ना था या आखिरी चैप्टर था उसको ख़त्म होने के लिए सिर्फ 3-4 कुछ ही घंटे बाकी थे। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने मना किया या उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। तो क्योंकि वो ढोल बजा रही थी, प्रार्थना नहीं किया, तो उनको ये आ गया था, आखिर के कुछ समय मैंने प्रार्थना नहीं की। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसीलिए क्योंकि वो मरने वाली थी तो उनको एहसास हुआ कि मैं कुछ समय बाद मर जाऊंगी, तो उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा, शी इज़ नॉट गिविंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो वो हमसे बात करके वो जो समय जो आखिरी कुछ समय है वो व्यर्थ नहीं करना चाहती थी, ये उनका कहना था। हिंदी अनुवाद देखते हैं, अगली प्रातः वे बीमार हो गई, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, तो वो शाम को तो वो ढोलक बजाई, अगली सुबह वो बीमार हो गई। बुखार हल्का था तथा डॉक्टर ने हमें बताया था कि उतर जाएगा, मतलब बुखार उतर जाएगा। लेकिन मेरी दादी का विचार भिन्न था, मतलब मेरी दादी का जो विचार था वो अलग था। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट है, उन्होंने बताया हमें कि उनका जो अंत है यानी कि वो मरने वाली हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वे अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी क्योंकि वो ढोलक बजा रही थी, उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग जाओ, मैं अब कुछ समय अब प्रार्थना करूंगी। 12 पैराग्राफ, वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि नहीं 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 दादी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, या उनके जो माता पिता होंगे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम आपके साथ रहेंगे। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, पर उन्होंने हमारा जो प्रोटेस्ट था, जो हमारा विरोध था उसका इग्नोर किया, यानी कि उसको नज़रअंदाज किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, तो वो बड़े ही आराम से बड़े शांति से वो लेट गई, कहाँ लेट गई, लेटी थी अपने बेड पर, क्या कर रही थी वो, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो प्रार्थना कर रही थी और अपना अपना जो भजन वो था, भजन टाइप का वो गा रही थी। इवन
सके कि भाई नॉर्मली जब कोई बूढ़ा व्यक्ति मरता है तो हम संदेह करते हैं, अरे यार वो आंखें उनकी नहीं हिल रही हैं, अरे वो बॉडी नहीं हिल रहा है उनका, वो कहीं देख नहीं रही हैं, देखो क्या क्या वो सो गई हैं या क्या वो मर गई, तो संदेह होता है ना। तो वही लिखा है इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कोई संदेह कर सकें, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, जो उनका लिप्स था यानी जो उनके ओठ था वो हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला था वो उनके मृत, लाइफलेस मतलब मृत मृत उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पीसफुल मतलब शांति और पैलर मतलब होता है पीलापन। तो जो शांत पीलापन अर्थात जो मरने के बाद जैसा पीलापन हो जाता है वो उनके चेहरे पर फैल गई। एंड वी न्यू दैट, हम जान गए, शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी हैं, ये हम जान गए, ठीक है, मर गई। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब चलते हैं हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लिखा है हमने विरोध किया, मतलब जब उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग जाओ, मैं वेस्ट टाइम नहीं करना चाहती हूँ, तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध का ध्यान नहीं दिया। वे शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी तथा माला फेर रही थी। इससे पहले कि हम संदेह करते उन्होंने होठ हिलने बंद हो गए उनके, तथा माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया तथा हम जान गए कि वे मर चुकी थी। अब लास्ट पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। We lifted her off the bed and as it customary मतलब जैसे पहले लोग उतारते थे बड़े सम्मान से, वैसे ही परंपरागत तरीके से उन्होंने क्या किया, उनको उठाकर बेड से उतारा। वही लिखा है वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें उठाया, बेड से उठाया, परंपरागत अर्थात बड़े सम्मान से हमने उन्हें उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें बिछा दिया अर्थात लिटा दिया ग्राउंड जमीन पर। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड शॉर्ड, और हमने उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग, काफ़ी घंटों बाद, जो नॉर्मली कोई मर जाता है तो वो शोक प्रकट करते हैं, तो काफ़ी घंटों के शोक प्रकट करने के बाद वी लिफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, और उनके मतलब हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, अर्थात हम घर में उन्हें अकेला छोड़ दिए और हम चले गए तैयारी करने, अरेंजमेंट करने, तैयारी करने फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए हम उन्हें अकेला छोड़ गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके रूम में गए, उनके कमरे में गए। विद अ क्रड स्क्रेचर टू टेक हर टू द क्रिमेटेड, क्रड स्केचर मतलब आप समझो अर्थी बोल सकते हो, क्रड स्केचर दोनों को मिला दो, इसका अर्थ हो गया अर्थी। नॉर्मली इंग्लिश में क्रड अर्थी का कोई उस समय मीनिंग ऐसा नहीं था, इसे लिखा क्रड स्केचर, हम समझ सकते हैं, दोनों को मिलाकर बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे दोनों का अर्थ बदल जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो हम अर्थी कह सकते हैं। तो लिखा विथ अ क्रड स्केचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमने उन्हें अर्थी पर ले लिया, मतलब अर्थी पर रख दिया। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, और जो सन था वो डूब रहा था, सेटिंग मतलब यहाँ डूबने का मतलब है, एंड हर लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो उनका रूम था मतलब जो उनका कमरा था और जो बरामदा था वो क्या रहा था, वो सूरज की पीली धूप से चमक रहा था। नॉर्मली जब सूरज डूबता है शाम को तो पीला धूप आता है हल्का हल्का ना, तो वही लिखा है कि उनकी जो पीली धूप थी उससे वो चमक रहा था शाम के समय। वे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, मतलब आंगन में आधी दूरी तक, मतलब आंगन बड़ा होगा शायद, तो आंगन की आधी दूरी तक हम रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शॉर्ट, मतलब ऑल ओवर द वरांदा, सभी वरांदा में, मतलब पूरे वरांदा में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो मरी पड़ी थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन अ रेड शॉर्ट, और रेड शॉर्ट मतलब नॉर्मली जब कोई मर जाता है तो उनका बॉडी कड़क हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो वही लिखा स्टिफ रैप्ड, वो उनकी जो बॉडी थी वो कड़ी होकर रैप हो गई थी। वो रैप मतलब होता है वो कवर की गई थी, रैप मतलब कवर कर, ढकी बोल सकते हो, ढका हुआ था लाल कफन से, तो जो उनका बॉडी था वो लाल कफन से ढका हुआ था और जिसके कारण वो बॉडी कड़ा हो गया था।
थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट सेक्रेटेड ऑन द फ्लोर। हजारों जो पंछी थे, स्पैरो मतलब वही अब बोल सकते हो गौरैया, तो हजारों गौरैया थी वो फैली हुई थी फर्श पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, चिरपिंग मतलब चहचहाट की आवाज़, तो वहाँ पर कोई चहचहाट नहीं हो रही थी। नॉर्मली जहाँ पे 10 15 20 चिड़ियाँ होती हैं वहाँ चहचहाट होती है, लेकिन वहाँ पे चहचहाट नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड, हमें बुरा लगा पंछियों को लेकर, क्योंकि पंछियों में देखो जानवरों में थोड़ी संभावना सद्भावना होती है, थोड़ा उनके अंदर भी फीलिंग होता है। तो वो देख कर इन लोगों को, किसको, राइटर को और उनके माता पिता को थोड़ा बुरा लगा पक्षियों को लेकर। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, इसीलिए हमारी जो माँ थी उन्होंने कुछ ब्रेड मतलब कुछ रोटियां उनके लिए लाया, मतलब जैसे दादी लाती थी वैसे उन्होंने, माँ ने भी कुछ रोटियां लाया। शी ब्रोक इट इनटू क्रम्स, उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। क्रम्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ा, तो उन्होंने उस रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी माँ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी वैसे मेरी माँ ने भी, मतलब मेरी दादी माँ जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ कर उनको देती थी पंछियों को, ठीक वैसे ही मेरी माँ ने भी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके तरफ फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, तो स्पैरो जो गिलहरी जो गौरैया थी उन्होंने थोड़ा सा भी ध्यान रोटियों पर नहीं दिया। नो नोटिस ऑफ द ब्रेड मतलब वही ध्यान नहीं दिया रोटियों पर। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हमने अपने दादी माँ का जो शव है उससे उठाया, कॉप्स ऑफ मतलब यहाँ उठाना है, तो दादी माँ का जब शव उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो बड़े शांति से वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, अगली सुबह जो साफ करने वाला था मतलब सफाई कर्मी वो आया, उसने ब्रेड मतलब रोटियों को ब्रेड क्रम्स, उन्होंने रोटियों के टुकड़ों को साफ किया इनटू द डस्टबिन, और उससे कहाँ डाल दिया, डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में डाल दिया। तो देखिए ये स्टोरी क्या है, एक दादी की स्टोरी है, एक पोते को लेकर दादी की संभावनाएं, उनकी फीलिंग और फिर चिड़ियों से उनका लगाव, तो ये दिखाया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। लिखा है, हमने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटा दिया तथा उन पर लाल कफन उड़ा दिया। कुछ घंटे दुख मनाने के बाद हम उन्हें छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने चले गए। सायंकाल हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। सूर्य छिप रहा था तथा उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। सुनहरी मतलब वही येलो। हम आंगन के बीच में ही रुके। पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में जहाँ वे कफन पर लिपटी हुई कठोर हुई पड़ी थी, वही मैंने कहा ना स्टिप मतलब कठोर, तो कठोर हुई पड़ी थी, हजारों चिड़ियाँ बिखरी हुई बैठी थीं, चींची नहीं कर रही थी, मतलब चिरपिंग नहीं कर रही थी। हमें पंछियों पर दया आई तथा मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। उन्होंने जैसे मेरी दादी किया करती थी रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उनके पास फेंकी। चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिंपल है, वो भी सांत्वना व्यक्त कर रहे थे। जब हम अपनी दादी के मृत शरीर को लेकर चले, मतलब जब उनको लेकर उठा हम लोग, वे चुपचाप उड़ गई, मतलब वहाँ से चली गई, उड़ गई। अगले दिन सफाई वालों ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। तो देखो भाई, ये सिंपल स्टोरी है एक राइटर की अपने दादी को लेकर। तो यहाँ तक स्टोरी का अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं। ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी आप कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को। और अंत में आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए क्योंकि जल्दी ही इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलने वाला है। अब हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। Thank you so much for watching this video.